गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आज हम लेसन 5 स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेसन 5 जिसका नाम है मापन। बच्चों हम लेसन 5 में मापन के बारे में पढ़ेंगे। मापन क्या होता है, जैसे जो भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो ज्ञात राशियाँ होती हैं उनके द्वारा अज्ञात राशियों को मापते हैं, है ना। तो ज्ञात राशियों के द्वारा अज्ञात राशियों को मापना ही क्या कहलाता है, मापन। यहाँ हम देखेंगे 5.1। दैनिक जीवन में हम घर, दुकान, शाला, खेल के मैदान में कई प्रकार के मापन करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का तो मूल आधार ही मापन है ना बच्चों। हम दैनिक जीवन में, है ना, अपने जीवन में घरों में, दुकान में, शाला, खेल के मैदानों में हम कई प्रकार के मापन करते हैं। जैसे हम दुकान ही जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, हमें कोई भी सामान लेना होता है तो दुकानदार क्या करते हैं, उन्हें माप कर हमें देते हैं। तो मान लो वो तराजू, जो भौतिक तुला होती हैं तराजू और बाट, उसमें वो मान लो 1 किलो आलू हम खरीद रहे हैं तो वो माप कर देगा। अब 1 किलो आलू कितना होता है उसे पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ज्ञात राशियों के द्वारा अज्ञात राशियों को मापेगा। तो अज्ञात राशि हमारा आलू है और ज्ञात राशि उसके जो बाट होते हैं तराजू के बाट, उससे मापेंगे, है ना। तो वो बाट से मापते हैं तो बाट हमारा ज्ञात राशि होता है। जैसे वो 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 500 ग्राम, 100 ग्राम का बाट वो होता है, ठीक है। वो ज्ञात राशियाँ होती हैं, उनके द्वारा वो आलू को मापेगा और देता है। इसी प्रकार से बच्चों जो हम शाला में प्रायोगिक कार्य करते हैं, है ना, हमारे शालाओं में लैब में हम प्रैक्टिकल के काम करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें क्या होता है, हम कोई भी पदार्थ लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए तो उन्हें हम माप कर ही यूज़ करते हैं, माप कर ही प्रायोगिक कार्य करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए होता है। यदि हम माप कर पदार्थों को नहीं लेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए क्या है, प्रायोगिक कार्यों का मूल आधार ही क्या है, मापन है ना। इसी प्रकार से देखेंगे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम प्रायः कुछ न कुछ अनुमान लगाते हैं, है ना, परंतु ये कभी भी शुद्ध माप नहीं हो सकते। सही और सूक्ष्म माप की विधियों में हम कुछ विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि वस्तु की लंबाई को मापने के लिए हम मीटर स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है, या मापक फीता का। द्रव्यमान मापने के लिए, आप सभी जानते हैं द्रव्यमान मतलब भार होता है, वजन, है ना। तो द्रव्यमान मापने के लिए भौतिक तुला और आयतन मापने के लिए मापक सिलेंडर इत्यादि का उपयोग किया जाता है ना। ये सभी मापन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। कभी कभी मापन सुविधाजनक नहीं होता। क्या मीटर स्केल द्वारा आप अपनी पुस्तक के पन्ने की या किसी सिक्के की मोटाई माप सकते हैं? नहीं ना। आइए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इसके मापन की प्रक्रिया को इन क्रियाकलापों द्वारा समझने का प्रयास करें। तो यहाँ हम देखेंगे क्रियाकलाप 1 करके। क्रियाकलाप 1 में हम आवश्यक सामग्री लेंगे, जिसमें हम 1 रुपये के एक समान 10 सिक्के लेंगे और एक स्केल लेंगे। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, एक स्केल लिए हैं हमने, है ना, और 10 सिक्के लिए हैं, 1-1 रुपये वाले 10 सिक्के, समान सिक्के हैं ये। स्केल लेकर उसे किसी सपाट धरातल पर रखिए। हम रख दिए हैं कोई एक धरातल सपाट जहाँ पर है, उस धरातल पे हम स्केल को रख दिए हैं और 1 रुपये के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रख कर एक गड्डी बनाए। हम ये 10 सिक्कों का गड्डी बनाए हैं बच्चों, है ना। सिक्कों के इस गड्डी को एक हाथ से पकड़कर उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर चिन्ह पर रखिए। तो हम देखिए इसे 1 सेंटीमीटर पर रख दिए हैं, है ना। अब देखिए यदि आप 10 सिक्कों की गड्डी के एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं, तब गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करें। तो हम
जो हम 1 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो इसके जो गड्डी के दूसरा सिरा है ये कहाँ पर कौन सा सेंटीमीटर को छू रहा है? 2.5 है ना, 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर को छूने वाला पाठ्यांक को हमें क्या करना है? नोट कर लेना है। इस पाठ्यांक में से पहले पाठ्यांक को घटा दीजिए। तो जो हम फर्स्ट सिरे में 1 सेंटीमीटर 1 लिए हैं और सेकेंड 2.5 है ना, इसको क्या करेंगे? पहले सिरे से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्राप्त अंतर से आपको 10 सिक्कों की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। इस मोटाई को सिक्कों की कुल संख्या 10 से विभाजित करें। तो हमें क्या करना है? कुल संख्या हम 10 लिए थे, तो 10 से हमें विभाजित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक सिक्के की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। इस क्रियाकलाप को 5 तथा 15 सिक्कों से दोहराएं। बच्चों यहाँ सारणी दी हुई है 5.1। हम सिक्कों की संख्या कितना लिए हैं? 10 लिए हैं और सिक्कों की गड्डी का पाठ्यांक हमें लेना है। तो पहले सिरे पर कितना था? 1 सेंटीमीटर पर हम रखे थे। ठीक है, दूसरे सिरे का जो सिरा है वो कितना पे है? 2.5 है ना, 2.5। अब हम क्या करेंगे? जो पहला सिरा है और जो दूसरे सिरे का पाठ्यांक है उससे हम माइनस कर देंगे, है ना। तो 1 और 2.5 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब हम क्या करेंगे? एक सिक्के की मोटाई हमारा कितना है? जब हम क्या करेंगे? एक सिक्के की जो मोटाई हमें प्राप्त हुआ है 1.5, इसको हम सिक्कों की संख्या से विभाजित कर देंगे, है ना। विभाजित मतलब डिवाइड कर देंगे। तो 10 का जब हम 1.5 से हम जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0.15 है ना। तो एक सिक्के की औसत मोटाई कितना हो जाएगी? 0.15। ठीक है, इस प्रकार से हम सिक्कों की मोटाई को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे तीनों मापों में से कौन सा माप अधिक सही है। सिक्कों की संख्या जितनी अधिक होगी मापन उतना ही अधिक सही होगा, है ना। तो हमें क्या करना है? 13, 14, 15 हो सके और अधिक जो सिक्के की मोटाई है उसको लेंगे, है ना। और इसी प्रकार से हम पहले सिरे का पाठ्यांक नोट कर लेंगे, दूसरे सिरे का पाठ्यांक नोट कर लेंगे और पहले और दूसरे सिरे को माइनस कर लेंगे तो सिक्कों की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। और जो सिक्कों की मोटाई ज्ञात होगी उसे हमें संख्या से डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने पर जितना आएगा वो हमारा एक सिक्के की औसत मोटाई होगी। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 2, है ना। अब हम देखेंगे आवश्यक सामग्री में हम लेंगे तार का टुकड़ा, बेलनाकार पेंसिल और स्केल। ये हम आवश्यक सामग्री में लेंगे। अब हम देखेंगे तार का एक टुकड़ा लीजिए, इसे किसी बेलनाकार पेंसिल पर 20 बार लपेटिए। चित्र 5.2। ध्यान रखें कि लपेट एक दूसरे के साथ सटे हुए हो और उसके बीच कोई रिक्त स्थान ना हो। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, हम क्या लिए हैं? एक पेंसिल लिए हैं, स्केल लिए हैं। ठीक है, स्केल को हम क्या किए हैं? एक सपाट धरातल पर रख दिए हैं और उसके ऊपर हम पेंसिल, और पेंसिल में हम क्या किए हैं? एक तार को लपेटे हैं, है ना। और हम इस प्रकार से लपेटे हैं कि जो तारों के बीच में रिक्त स्थान ना रहे, इस प्रकार से लपेटे हैं। अब देखिए ये जो तार इस प्रकार से लिपटे हुए तार को हम क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं ना, कुंडली कहते हैं। तार की इस कुंडली की लंबाई स्केल की सहायता से मापिए। अब ये जो कुंडली की लंबाई है ये कितनी लंबी होगी, इसे हम स्केल के द्वारा मापेंगे, है ना। उक्त अवलोकनों को सारणी 5.2 में लिखिए। तार की कुंडली की लंबाई की लपेटों की संख्या से विभाजित कीजिए व तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? तार की मोटाई बराबर तार की कुंडली की कुल लंबाई सेंटीमीटर बटे में तार की लपेटों की संख्या। तो हम उनकी कुल लंबाई, कुंडली है ना, तार की कुंडली की कुल लंबाई को सेंटीमीटर में हम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना है, मान लो हम कितना जो तार की लपेटे हैं वो 20 लिए हैं, है ना। और तार की कुंडली की लंबाई कितना है, मान लो यहाँ पर हम पहला सिरा को नोट करेंगे
3 है और दूसरा सिरा हमारा कितना है 5.6 है ना। तो जो 3 है उसको हम 5.6 है उससे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2.6 है ना। अब हम क्या करेंगे 2.6 को जो तार की लपेटों की जो संख्या है 20 उससे हम विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जितना आएगा वो तार की मोटाई सेंटीमीटर, वही क्या होगी तार की औसत मोटाई होगी, है ना। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार 30 तथा 40 लपेटों की कुंडली बनाकर तार की मोटाई ज्ञात कर सारणी 5.2 में लिखें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो हम कितना लिए हैं बच्चों, यहाँ पर 20 बार हम लपेटे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 बार हम लपेटे हैं। तो हम जो पेंसिल में बेलनाकार पेंसिल में 20 बार लपेटे हैं उन तारों की संख्या को हम यहाँ पर सारणी में नोट कर लिए हैं, है ना। और हम जब 3 पहला पाठ्यांक का सिरा 3 था और दूसरे पाठ्यांक का सिरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5.6। तो जब 5.6 को हम 3 से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 2.6 आता है और हम इस 2.6 को क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर 0.13 आता है। यही हमारा क्या है तार की औसत मोटाई है। ठीक है बच्चों, क्या हम स्केल की सहायता से किसी गेंद का व्यास माप सकते हैं? यह कार्य कठिन है क्योंकि गेंद गोलाकार है। इसके लिए हम 2 लकड़ी के गुटकों की मदद लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, गेंद का व्यास मापेंगे, है ना। और यह कार्य क्या होता है, गेंद को मापना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 गुटके लेंगे इसे मापने के लिए। तो हम क्रियाकलाप करके देखेंगे बच्चों। क्रियाकलाप में हम आवश्यक सामग्री में लेंगे गोलाकार वस्तु, लकड़ी के 2 आयताकार गुटके, स्केल। तो गोलाकार वस्तु में हम क्या लिए हैं गेंद। मेज पर स्केल रखिए, पहले समतल गुटके और दूसरे समतल गुटके के मध्य गोलाकार वस्तु गेंद को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों गुटकों की सतह को स्पर्श करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हम क्या किए हैं, मेज पर एक स्केल रखे हैं और 2 गुटका लिए हैं, लकड़ी के गुटके लिए हैं और उनके बीच में हमें क्या रखना है गोलाकार वस्तु। तो गोलाकार वस्तु हम क्या लिए हैं गेंद लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों गुटकों की सतहों को स्पर्श करें, यानी कि ये दोनों गुटके क्या करते हैं, जो गोलाकार वस्तु हैं गेंद है इनके सतह को स्पर्श कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पर्श करते हुए, है ना, मतलब ये गोलाकार वस्तु को टच कर रहे हैं, है ना, स्पर्श कर रहे हैं। दोनों गुटकों की स्केल पर स्थिति के पाठ्यांक को नोट कर सारणी 5.3 में लिखिए। हम सारणी यहाँ पर देख सकते हैं 5.3 है, इसको हम लिखते जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे दोनों गुटकों के मध्य की दूरी ही गोलाकार वस्तु का व्यास होगा, है ना। ये दोनों दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ही क्या होगा, जो गोलाकार वस्तु है इसका व्यास होगा। ठीक है, तो यहाँ यह ध्यान रहे कि गोलाकार वस्तु को स्पर्श करने वाले गुटकों के आमने सामने की सतह आपस में समांतर हो और स्केल के लंबवत हो, है ना। तो गोलाकार वस्तु का व्यास बराबर दूसरे सिरे का पाठ्यांक सेंटीमीटर को हमें लिखना है और पहले सिरे का पाठ्यांक। तो हम क्या करेंगे, पहले सिरे का पाठ्यांक को हम देखेंगे बच्चों। जो पहले सिरे का पाठ्यांक है ये कितना है 2 है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 लिख लेंगे पहले सिरे का पाठ्यांक। अब हम दूसरे सिरे का पाठ्यांक देखेंगे बच्चों कितना है। यहाँ पर देखिए 4.3 है ना। 3 पर हमारा दूसरे सिरे का पाठ्यांक है, तो हम दूसरे सिरे का पाठ्यांक को यहाँ पर नोट कर लेंगे 4.3। अब क्या करेंगे, हम ये दूसरे सिरे का पाठ्यांक को पहले सिरे के पाठ्यांक से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने पर कितना आएगा 2.3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें गेंद का जो व्यास है सेंटीमीटर में हमें प्राप्त हो जाता है। यही क्या है, गेंद का औसत व्यास सेंटीमीटर 2.3। ठीक है,
इस प्रकार से हम गेंद का जो गोलाकार वस्तु है उसका हम गेंद का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, बाल रोग विशेषज्ञ किसी शिशु की ऊंचाई मापने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ मतलब जो छोटे बच्चों को जो रोग होता है ना, उनके विशेषज्ञ, उनके जो शिशु की ऊंचाई है ना, उनको मापने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल, है ना, 5.2 क्षेत्रफल। नीचे चित्र 5.4 में कुछ खेतों के नक्शे दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, डायग्राम में कुछ खेतों का बड़ा छोटा नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें किरण, सलमा और श्यामू के खेत दिखाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किरण, सलमा और श्यामू, ये किरण, सलमा, श्यामू के खेत हैं। ठीक है, अब देखेंगे, क्या आप नक्शा देखकर बता सकते हैं कि किरण, सलमा और श्यामू में से किसका खेत बड़ा है? कैसे तय किया जाए कि कौन सा खेत बड़ा है और कौन सा छोटा है? किसी खेत या कागज पर बने वर्ग या आयत के बड़े या छोटे होने का संबंध उसकी सतह के फैलाव से है। खेत या कागज पर बना वर्ग या आयत जितना बड़ा होगा उसकी सतह का फैलाव उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है किसी भी वस्तु, है ना, अधिक किसी भी वस्तु का जो सतह होता है उसके फैलाव का ही माप उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? वर्ग मीटर है ना। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर है, जिसे एम स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल एम स्क्वायर। यह उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं, यदि बच्चों हम क्षेत्रफल का एसआई मात्रक देखें तो वर्ग मीटर होता है। तो वर्ग मीटर क्या होता है? प्रत्येक भुजा, है ना। तो प्रत्येक भुजा का जो लंबाई होता है ना, चौड़ाई होता है ना। तो प्रत्येक भुजा का जो लंबाई चौड़ाई है वो कितना होता है? 1-1 मीटर है। मान लो ये 1 मीटर लंबाई भी है, ये 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, इधर भी 1 मीटर लंबाई और इधर भी 1 मीटर चौड़ाई, है ना। तो सभी तरफ की भुजाओं जो है क्या है? बराबर हैं। तो इसे हम किससे शो करेंगे? वर्ग से, है ना। एम स्क्वायर लिखा जाता है वर्ग मीटर। ठीक है, तो यह उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 1 मीटर है। टाइल्स, पुस्तक, फोटो फ्रेम या पोस्ट कार्ड जैसी छोटे आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों हम वर्ग सेंटीमीटर में दर्शाना क्या होगा? सुविधाजनक है ना। तो जो छोटे आकार की वस्तुओं का जो क्षेत्रफल होता है उन्हें हम वर्ग सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुविधाजनक होते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है ना। तो हम देखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। बहुत बड़ी सतहों जैसे किसी खेत का क्षेत्रफल एयर अथवा हेक्टेयर मात्रकों में दर्शाया जाता है। तो हम यहाँ खेत का क्षेत्रफल देख रहे हैं बच्चों। तो खेत का क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? एयर अथवा हेक्टेयर मात्रकों में इसे हम दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ग्राफ पेपर में 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र की पहचान कीजिए तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर में स्थित वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रों की संख्या गिनकर निकालिए। अब ग्राफ पेपर की लंबाई व चौड़ाई मापिए। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों? एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, है ना, और उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र की हमें क्या करना है? पहचान करना है। और 1 वर्ग सेंटीमीटर में स्थित
स्थित वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रों की संख्या गिनकर हमें निकालना है ना। अब क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पेपर की लंबाई व चौड़ाई को मापेंगे। ठीक है, जितना भी लंबाई है और जितना चौड़ाई है उसको हम माप लेंगे और उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में गिनकर निकालेंगे, है ना। तथा इस ग्राफ को आधा मोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्षेत्रों की तुलना कीजिए। अब हम देखेंगे बच्चों 5.2.1 क्षेत्रफल के मात्रकों के गुणज तथा अपवर्तक, है ना। तो बच्चों मात्रक किसे कहेंगे, जैसे कि हमारा कोई भी ज्ञात राशि के द्वारा अज्ञात राशियों को मापा जाता है ना। तो हमारा जो बाट है वो क्या है, एक प्रकार का मात्रक है ना। इसी प्रकार से जो हमारा स्केल होता है या फिर हमारा जो मीटर स्केल या फिर जो फीता होता है ना, टेप, इंची, ये सब एक, और जो सिलेंडर होता है आयत को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए जो भौतिक तुला है, ये सब हमारा क्या है, मात्रक है ना। इसे ही हम क्या कहेंगे, मात्रक। अब देखिए 1 वर्ग मीटर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 100 एयर, है ना। और 1 डेसिमल बराबर 40 वर्ग मीटर। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 1 एयर किसे कहेंगे, 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 एकड़ 100 डेसिमल, है ना। और 1 एकड़ 40 वर्ग मीटर, 4,000 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम जो बड़े मात्रक हैं, है ना, जो बड़े बड़े खेत होते हैं उन्हें हम हेक्टेयर, एयर द्वारा क्या करते हैं, उनके क्षेत्रफल को मापते हैं। हम नियमित आकार वाली वस्तु की सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, अर्धव्यास इत्यादि मापकर ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यहाँ अर्धव्यास से आप लोग समझ गए होंगे, जैसे हमारा गेंद क्या है, एक व्यास के रूप में, है ना। हम अभी पढ़े, उसका व्यास ज्ञात किए, तो उसके अर्धव्यास हम आधा व्यास को ज्ञात करेंगे, है ना। तो इत्यादि माप कर ज्ञात कर सकते हैं। आयत या वर्ग जैसे नियमित आकृति वाले समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल उनकी लंबाई तथा चौड़ाई मापकर सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके व्यास या त्रिज्या को मापकर ज्ञात किया जाता है। नियमित आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ पेपर आप सभी जानते हैं बच्चों, इसके द्वारा क्या होता है, जो नियमित आकार की वस्तु होती हैं उनका क्षेत्रफल हम ग्राफ पेपर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस हेतु नियमित आकार की वस्तु को ग्राफ पेपर पर रखकर उसकी सीमा बनाएं तथा उस सीमा रेखा में उपस्थित समतल वर्गों की संख्या गिनें। हम क्या करेंगे, जो ग्राफ पेपर है उनमें संख्या को लिखेंगे, है ना, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वस्तु रख देंगे और उन्हें हम संख्या गिनकर लिख लेते हैं। तो समस्त वर्गों की संख्या को हमें लिख लेना है, गिन लेना है, गिन के लिख लेना है। यह उस नियमित आकार की वस्तु का ही क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब हम देखेंगे सारणी 5.4 नियमित सतहों के क्षेत्रफलों की गणना हेतु सूत्र, है ना। नियमित जितने भी सतह होते हैं उनके क्षेत्रफल की गणना करने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ सूत्र दिया गया है, जिसमें आकृति है, नाम है और क्षेत्रफल के लिए सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आकृति किस प्रकार से बना हुआ है, इसे हम नाम देते हैं आयत, है ना। और इसके लिए जो क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र है वो है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लंबाई। तो हमारा लंबाई क्या है, a, है ना। तो ये हमारा लंबाई है, तो हम a गुणित जो चौड़ाई है इसे हम b से लंबाई गुणित चौड़ाई, इस प्रकार से हम सूत्र द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे वर्ग,
है ना। इस प्रकार से जो आकृति बने होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। तो जो वर्ग होते हैं इनकी प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग स्क्वायर, है ना, बराबर भुजा गुणित भुजा, है ना। तो भुजा गुणित भुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा कोष्ठक में और उसका स्क्वायर। तो हम देखेंगे जो हमारा भुजा है ए, इधर की भुजा है ए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, बराबर होते हैं। तो बराबर ए स्क्वायर हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम वृत्त देखेंगे। वृत्त मतलब जो गोलाकार वस्तु होता है ना, जो गोले आकार में होता है। तो हमारा जो गेंद है, मान लो गेंद का हमें अर्धव्यास ज्ञात करना है, तो वृत्त का तो हम जो केंद्र से आधे व्यास को, अर्धव्यास को हम ज्ञात करेंगे, तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो आर गुणित त्रिज्या तो हम लिखते हैं बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या गुणित त्रिज्या 2 बार हो रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम देखेंगे, इनके उत्तर दीजिए। सारणी 5.5 में दी हुई वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापकर इनके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो जैसे हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ, हम इससे लंबाई को और चौड़ाई को और अर्धव्यास सेंटीमीटर को हम यहाँ माप कर लिख सकते हैं, है ना। और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हम लिख लेंगे। पोस्ट कार्ड, मेज की ऊपरी पृष्ठ, बोतल की तली का पृष्ठ, ठीक है। तो इनकी लंबाई चौड़ाई या फिर अर्धव्यास, जो बोतल की जो हम गोलाकार होता है, जो तली होता है, उसे हम अर्धव्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और उनको क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हम लिख लेंगे। अब देखिए, नियमित आकृति वाली वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। जो नियमित आकृति वाली वस्तु होते हैं उनकी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कभी कभी हमें किसी पत्ती, हथेली, पैरों की तली जैसे विभिन्न अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इस प्रकार की सतहों का क्षेत्रफल सारणी 5.4 में दिए गए सूत्रों या किसी प्रकार के अन्य सूत्रों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसी सतहों का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारणी 5.4 में दिए गए हैं। हमारे जो हाथ की हथेली होती है, पैरों की तली होती है, पत्ती होती है, ये सभी क्या है, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल होता है। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री, जिसमें हम सेंटीमीटर, ग्राफ पेपर, एक पत्ती, पेंसिल और स्केल लेंगे, ठीक है। अनियमित सतह वाली वस्तु जो क्या है, पत्ती है, पत्ती को ग्राफ पेपर पर रखिए। चित्र 5.5 की भांति उसकी सीमा रेखा पेंसिल से खींचिए। अब सीमा के अंदर पूरे वर्गों की संख्या x ज्ञात कीजिए। वह सारणी 5.6 में लिखिए। सीमा के अंदर उन वर्गों की भी संख्या ज्ञात कीजिए जो वर्गों को आधा या आधे से अधिक घेरते हैं। y उन वर्गों के अंदर उन वर्गों की भी संख्या ज्ञात कीजिए जो वर्गों को आधा या आधे से अधिक घेरते हैं। तो y उन वर्गों को छोड़ दीजिए जो आधे से कम है ना। जो आधे से कम है उन वर्गों को हमें छोड़ देना है। उपरोक्त विधि से प्राप्त वर्गों की कुल संख्या x + y ही पत्ती के क्षेत्रफल का लगभग मान होगा तथा इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ पेपर है ना, इसी प्रकार से हमारा ग्राफ पेपर होता है। इनके अंदर जो ये खाने डिब्बे बने होते हैं ये वर्ग आकार के होते हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है, बराबर होते हैं, है ना। तो हम एक पत्ती को रख देंगे। अब इस पत्ती को हम जब रखे हैं तो इनकी जो वर्ग है इन्हें हमें गिन लेना है, ठीक है। तो
पत्ती का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात करना। तो हम क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे इनकी वर्गों को गिनकर। यहाँ सारणी दी हुई है बच्चों, सारणी में पूर्ण वर्गों की संख्या को गिनना है। तो हम पूर्ण वर्गों की जब संख्या गिनते हैं तो कितने हैं, 33 है ना, 33। आधा या आधे से अधिक वर्गों की संख्या y, तो ये कितना है, 15 है ना। आप लोग जब गिनेंगे तो कितना है, ये 15 है। और कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया, 33 और प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 48, 48। और पत्ती का क्षेत्रफल x प्लस वाई वर्ग सेंटीमीटर कितना आ जाएगा हमारा, 48। इसी प्रकार से हम अन्य और भी पत्तियों को, हथेलियों को रखकर हम वर्गों को गिन लेते हैं, वर्गों की संख्या को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इनके उत्तर देने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क में या फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे। अपनी कॉपी में एक पन्ने की मोटाई का मापन आप कैसे करेंगे। ठीक है, एक किताब के 100 पन्नों की मोटाई 10 मिलीमीटर है, उसके एक पन्ने की मोटाई की गणना कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बनाकर मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।